नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक बार फिर से हाजिर हूं खबरों का एक्सरे लेके। वो तमाम खबरें जो आप तक पहुंचानी जरूरी है, लेकिन पूरी तहकीकात के साथ, पूरे होमवर्क के साथ और खबरों के पीछे की क्या खबर है इसके साथ। चलिए शुरू करेंगे खबरों का एक्सरे। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन सी खबर है जिसे आज हम अपने खबरों के पिटारे के बीच से चुनकर लाए हैं आपके लिए, और जिनका आज एक्सरे करेंगे। बात करेंगे पहली खबर की, देश के विकास को मिलेगी गति, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी खबर, हसदेव अरण्य का बचाव आखिर क्यों, और तीसरी खबर, बंद कमरे में हो रही राजनीति। क्या राजनीति और बंद कमरे में क्या बात हो रही है, इस पर करेंगे हम एक्सरे। तो पहली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को दिल्ली के लाल किले से देश में रोजगार पैदा करने के मकसद से करोड़ों रुपए की मेगा योजना गति शक्ति का ऐलान किया था, और आज उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया। देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने के लिए शुरू की गई इस योजना के लिए सरकार 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है, जिसके अंतर्गत कई परियोजनाओं को 2024 से 25 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी ने बुधवार को इस योजना का आगाज करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। ये नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गति शक्ति देगा। अगली पीढ़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इस प्लान से गति शक्ति मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकारी नीतियों में प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक ये प्लान गति शक्ति देगा। सरकार के प्रोजेक्ट्स तय समय सीमा में पूरे हों, इसके लिए ये गति शक्ति नेशनल प्लान सही और सटीक मार्गदर्शन करेगा। आज इस मास्टर प्लान का एक्सरे जो देश को गति और शक्ति प्रदान करेगा, और खोलेंगे इसकी परत दर परत। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। ये नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गति शक्ति देगा। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इस नेशनल प्लान से गति शक्ति मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकारी नीतियों में प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक को ये नेशनल प्लान गति शक्ति देगा। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए जरा समझते हैं। पहले तो समझते हैं कि क्या है गति शक्ति योजना। 16 अहम मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच होगा गति शक्ति। रेलवे, सड़क, पर्यावरण जैसे मंत्रालय इस योजना में शामिल हैं। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का साझा मास्टर प्लान होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर फोकस रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की 100 लाख करोड़ रुपए की योजना है, और सैटेलाइट से की जाएगी प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग। योजना की निगरानी के लिए नोडल मंत्रालय बनेगा, और योजनाओं को लेकर सभी राज्यों में तालमेल बिठाने की कोशिश की जाएगी। तो यह है गति शक्ति योजना को लेकर सरकार का क्या रोड मैप है, जरा ये भी जानते हैं। यूपी और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनेंगे। 1.7 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस उपकरणों का उत्पादन हो सकेगा। देश में हाईवेज के नेटवर्क को 1 लाख किलोमीटर बढ़ाने का लक्ष्य है। रेलवे की कार्गो हैंडलिंग क्षमता को 1600 मीट्रिक टन करने का लक्ष्य होगा, और 2024 से 25 तक 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की योजना है। गंगा समेत
अन्य नदियों में कार्गो ढुलाई शुरू करने का भी लक्ष्य है और देश में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का भी लक्ष्य है। इसके अलावा गैस पाइपलाइन नेटवर्क और एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने की योजना भी है। तो ये रोड मैप बनाया है। देश को कितना फायदा है, क्योंकि बहुत कुछ इसके अंतर्गत आने वाला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लागू करने में लागत और देरी कम होगी। निवेश और प्रतिस्पर्धा को भी प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्य सेक्टर्स की तेज ग्रोथ के साथ रोजगार पैदा होगा। इसके अलावा सड़क, रेलवे, दूरसंचार, तेल, गैस जैसे मंत्रालयों को जोड़ा गया है। लोगों तक तेजी से लाभ पहुंचेगा योजनाओं का। हेल्थ सेक्टर और फार्मा सेक्टर को मजबूत बनाया जाएगा और रीजनल कनेक्टिविटी आसान होगी। विकास में कैसे तेजी आएगी, ये सवाल आप लोगों के मन में भी उठ रहा होगा। जरा इस पर भी नजर डालते हैं। देश में उड़ान के तहत रीजनल कनेक्टिविटी में तेजी आएगी। एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रम्स की संख्या बढ़कर 220 हो जाएगी और राष्ट्रीय राजमार्गों का 2 लाख किलोमीटर तक विस्तार, एक्सटेंशन किया जाएगा। देश में 1.7 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस उत्पादों का उत्पादन होगा और देश भर में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की योजना है। 110 फार्मा और मेडिकल डिवाइस क्लस्टर बनाने का भी लक्ष्य है। समुद्री बंदरगाहों से 1759 MMT प्रति साल की ढुलाई का लक्ष्य है। तो कुल मिलाकर भारत के विकास में ये गति शक्ति एक शक्ति का काम करेगा और वाकई में अगर ये ऐसा हो गया, जो पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा और कई मंत्रालय इसमें शामिल हैं, तो जाहिर है भारत का बहुत तेजी से विकास होगा। तो ये योजना है जिसका आज पीएम मोदी ने इसका ऐलान भी किया है और ये हमारी पहली खबर जिसका हमने एक्सरे किया। और अगली खबर, कोयला खनन परियोजनाओं के विरोध में छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र के आदिवासी लगातार विरोध कर रहे हैं और अब ग्रामीणों ने जंगल बचाने के लिए अपनी जद्दोजहद को राजधानी की ओर मोड़ दिया है, जिसके तहत आज सैकड़ों ग्रामीण हसदेव अरण्य क्षेत्र के मदनपुर गाँव से 300 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा कर राजधानी रायपुर पहुंचे। लोगों का आरोप है सरकार की कोल परियोजनाओं के लिए उनकी जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। यही नहीं, इसे राज्य के वन परिस्थिति की यंत्र को खतरा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हसदेव अरण्य क्षेत्र जैव विविधता से परिपूर्ण हाथी समेत कई महत्वपूर्ण वन्य जीवों का आवास है, जो छत्तीसगढ़ से ही नहीं पूरे मध्य भारत में पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आपको बता दें कि पिछले साल भी इसे लेकर चिंता जाहिर करते हुए 9 ग्राम प्रधानों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि एक तरफ वे आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, दूसरी तरफ खनन की इजाजत देकर आदिवासियों और वन में रहने वाले समुदायों की आजीविका, जीवन शैली और संस्कृति पर हमला किया जा रहा है। आज एक्सरे इसी खबर का कि आखिर हसदेव अरण्य क्षेत्र क्या है और इसको लेकर आंदोलन क्यों हो रहा है। हाँ, हम कोयला खदान तो नहीं चाह रहे हैं हमारे क्षेत्र में और सरकार उसको नज़रअंदाज कर रही है, लेकिन देखिए वो सिर्फ हमारा नुकसान नहीं होने वाला है, उसमें पूरे छत्तीसगढ़ का और भारत देश का नुकसान होने वाला है। और उस चीज़ को हम लोग बहुत सोच समझ करके सरकार को बता रहे हैं कि जो हमारा जो हसदेव का क्षेत्र है वो जंगलों से परिपूर्ण है और आदिवासियों का रहवास क्षेत्र है, हाथियों का रहवास क्षेत्र है। लगातार देखेंगे तो हसदेव का जो क्षेत्र है वो 45 हाथियों का झुंड 2 साल से वहीं टिके हुए हैं और आप कोयला खदान में दे करके, कमर्शियल माइनिंग में दे करके, अडानी को उनके निजी फायदा के लिए दे करके उस जंगल और उस क्षेत्र को उजाड़ रहे हैं। और कोयला खनन परियोजनाओं के विरोध में छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य के आदिवासी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल की जिम्मेदारी है कि वे आदिवासियों की बात को सुने, लेकिन यहाँ ऐसा दरबार है जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता। रमन सिंह ने कहा कि अगर सीएम से मिलने के लिए आदिवासी संगठन के लोग जाते हैं तो उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा यदि पिछड़ा क्षेत्र रहा है तो बस्तर से लेकर सरगुजा तक और देश के आदिवासी क्षेत्रों में, वहाँ ना सड़क बनने दिया, पुल बनने दिया, ना स्कूल बना दिया और एक प्रकार से पूरे वनांचल को जो आज पिछड़ापन आज भी दिख रहा है
उसकी वजह है कि उपेक्षा कांग्रेस करती रही, वोट बैंक मानकर चलते रहे। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में बस्तर और सरगुजा में जिस प्रकार परिवर्तन आया है, एजुकेशन से लेकर हेल्थ से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रोड और रेल कनेक्टिविटी तक, ये यदि 15-50 साल पहले होते तो आज अबुझमाड़ जैसे स्थान छत्तीसगढ़ के लिए नक्सलियों के आश्रय केंद्र नहीं बनते। और हसदेव अरण्य क्षेत्र बचाने की मांग की जा रही है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको जरा बताते हैं। जंगल बचाने के लिए ग्रामीणों ने पदयात्रा भी निकाली है। बुधवार को 300 किलोमीटर की पदयात्रा कर पहुंचे रायपुर। हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल परियोजनाओं का विरोध हो रहा है। कोरबा और सरगुजा जिले के 30 गांव के ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। रायपुर में राज्यपाल और सीएम के सामने बात रखी गई है। परियोजनाओं के लिए अवैध रूप से भूमि का अधिग्रहण हो रहा है और हसदेव अरण्य क्षेत्र में सरगुजा, सूरजपुर, कोरबा आते हैं। क्षेत्र में जून 2020 से खनन का काम शुरू हुआ है। ग्रामीणों की क्या मांग है ये आपको बताते हैं। जंगल बचाने के लिए ग्रामीणों ने पदयात्रा निकाली। बुधवार को 300 किलोमीटर की पदयात्रा कर रायपुर पहुंचे हैं और क्षेत्र की समस्त कोयला खनन परियोजनाओं को निरस्त किया जाए, अब ये मांग है। भूमि अधिग्रहण को तत्काल निरस्त किया जाए, ये मांग है। भूमि अधिग्रहण से पूर्व ग्राम सभा से भी सहमति ली जाए, ये भी कहना है ग्रामीणों का। और जमीन अधिग्रहण बिना ग्राम सभा की अनुमति के की गई है, ये ग्रामीणों का कहना है। अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा कानून पालन कराया जाए और उसका उद्देश्य ये कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वशासन को मजबूती देता है, ये मांग है इन ग्रामीणों की। अब आपको ये भी बता दें कि सरपंचों ने पीएम को भी इसके बाबत खत लिखा था और 2020 में 9 सरपंचों ने पीएम को चिट्ठी लिखी थी। क्षेत्र में खनन पर पाबंदी लगाने की उन्होंने मांग की थी और पिछले साल जून में खनन के लिए कोयला नीलामी प्रक्रिया शुरू हुई थी। सरपंचों ने आदिवासियों की आजीविका छीनने की बात भी कही थी। चिट्ठी में जीविका के साधनों और संस्कृति को बर्बाद किए जाने का जिक्र था। खनन से वन्य प्राणी और प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान होने की बात कही गई थी। तो ये है ग्रामीणों की मांग। अब देखना होगा कि अब क्योंकि 300 किलोमीटर की पदयात्रा करके वो पहुंचे हैं रायपुर, इनकी बात को कौन सुनता है। और अगली खबर, मध्य प्रदेश में इस समय कांग्रेस और बीजेपी के बीच उपचुनाव का सियासी संग्राम तो छिड़ा ही हुआ है, लेकिन इस सब के बीच बुधवार को गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह राहुल के बीच आधे घंटे की मुलाकात ने एक बार फिर सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय सिंह राहुल बुधवार को गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने उनके 4 इमली स्थित शासकीय आवास पहुंचे। दोनों के बीच लगभग आधे घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई। हालांकि बातचीत का लबोलुआब क्या था ये तो सामने नहीं आया, लेकिन इस मुलाकात ने प्रदेश में सियासी भूचाल ला दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब अजय सिंह ने गृहमंत्री से मुलाकात की हो। कुछ दिन पहले भी इन दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में मुलाकात हुई थी और तब कहा गया था कि सामान्य मुलाकात है, लेकिन एक बार फिर मुलाकात, क्या इसके मायने हैं ये नहीं कहा जा सकता अभी तक है, पर सियासत जरूर चरम पर। तो एक्सरे इसी पर करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या मायने हो सकते हैं इस मुलाकात के। शब्बीर अहमद हमारे साथ, हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। शब्बीर, कुछ ही दिनों के अंतर में ये दूसरी मुलाकात नरोत्तम मिश्रा और अजय सिंह राहुल की, दोनों अलग अलग पार्टी से पहले मुलाकात हुई तो कहा गया कि सामान्य मुलाकात है, मेरे मित्र हैं, और ये भी कहा गया कि उनको वहाँ उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है, ये भी नरोत्तम मिश्रा ने कहा था। अब फिर मुलाकात, क्या गुपचुप चल रहा है बंद कमरों में? देखिए श्रद्धा, कई चीज़ों को समझना होगा क्योंकि पिछले 1 महीने में 3 बार अजय सिंह और नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात हो चुकी है। पहली मुलाकात हुई थी वो भी बंद कमरे में हुई थी और उसके बाद जब अजय सिंह बाहर आए थे और नरोत्तम मिश्रा ने ये कहा था उस वक्त कि हमारी नॉर्मल मुलाकात है, ये निजी मुलाकात है, इसे सियासी मुलाकात ना किए जाए। और उसके बाद कुछ दिन बाद फिर अजय सिंह के बंगले पर नरोत्तम मिश्रा पहुंचे। उस दिन अजय सिंह ने अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाया था, उनका जन्मदिन था, और बाकायदा गुलदस्ता भेंट करा। 5 मिनट उनके बंगले पर रुके नरोत्तम मिश्रा और फिर वहां से चले गए। और उन सब के बीच आज तीसरी बार उपचुनाव का दौर चल रहा है मध्य प्रदेश में और तीसरी बार मुलाकात करी और आधे घंटे ये चर्चा चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी मुलाकात है जो निजी मुलाकात है? साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सियासी मुलाकात है। दरअसल कांग्रेस के अंदर इस वक्त अजय सिंह हाशिए पे चल रहे हैं
और ये हाशिए पर ये कह सकते हैं कि पिछले 3 साल से चल रहे हैं जब से कमलनाथ की मध्य प्रदेश में एंट्री हुई है। 2018 के पहले आप देखेंगे तो अजय सिंह मध्य प्रदेश के कद्दावर नेताओं में गिनाते थे। उनका भी एक खेमा कहा जाता था कांग्रेस के अंदर के, ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर दिग्विजय सिंह की बात करें या फिर कमलनाथ की बात करें, हाशिए पर भी चल रहे हैं शब्बीर, हाशिए पर भी चल रहे हैं और उन्होंने कई बार कमलनाथ पर सवाल भी उठाए हैं। सरकार जब गिरी कमलनाथ की तब भी कहा था कि कमलनाथ की गलती है, और इसके अलावा भी कई बार ये सब कुछ हो चुका है। एक तो हम बात कर रहे हैं अजय सिंह राहुल की। कुछ दिन पहले आपको याद हो गृह कि भूपेंद्र सिंह ने कहा था अरुण यादव के लिए, जब उन्होंने कहा कि बीज मैं बोता हूँ काट कोई और ले जाता है तो आए स्वागत है। तो एक तरफ अरुण यादव का स्वागत किया जा रहा है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि पलक पावड़े बिछा दिए गए हो अजय सिंह राहुल के लिए भी? देखिए, ये कह सकते हैं कि इसकी जो पटकथा है, कमलनाथ और अजय सिंह की दूरी की पटकथा 2018 में ही लिख गई थी, जब चुरहट से अजय सिंह हारे थे और उसके बाद जो उनके समर्थक विधायक थे उनको मंत्री नहीं बनाया गया था। इसके बाद जो लोकसभा हुए थे 2019 में, वो चाहते थे कि टिकट उन्हें सतना से दिया जाए, क्योंकि 2014 में उन्होंने सतना से चुनाव लड़ा था और मोदी लहर में भी सिर्फ 5000 वोटों से हारे थे, लेकिन उन्हें सतना की जगह सीधी से टिकट दे दिया गया और इसी के बाद से वो नाराज थे और बड़े अंतर से वो रीति पाठक से हारे भी थे और इसी के बाद से दूरी बढ़ती चली गई। और उन सबके बीच 2020 में 10 मार्च को वो दिन सबको याद है कि मध्य प्रदेश की सरकार गिर गई थी कमलनाथ की, और उसी के बाद ये कह सकते हैं कि दूरी और बढ़ती हुई नजर आई और इसके लिए जिम्मेदार अजय सिंह कमलनाथ को भी ठहराते हुए नजर आए, क्योंकि एक बैठक के दौरान कमलनाथ ने यह कहा था कि मेरी सरकार गिरने की वजह विंध्य था और उसको लेकर अजय सिंह ने बयान भी दिया था कि विंध्य के ऊपर ना थोपिए, इसके लिए जिम्मेदार आप खुद हैं। तो ये दूरी धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही है और अभी की भी बात की जाए तो अजय सिंह को कांग्रेस के अंदर, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर उतना महत्व नहीं दिया जा रहा जितना 2018 के पहले दिया जाता था। कोई भी बैठक में अजय सिंह अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है, हालांकि क्या लबोलुआब निकला इस मीटिंग का ये नहीं सामने आया है। पिछली बार भी टालम टोल कर दिया गया, पिछली बार भी टाल मटोल करके बोल दिया गया कि सामान्य मुलाकात है, हम मित्र हैं, हम मिलते रहते हैं, लेकिन एक संकेत ये दिया कि भाई उनकी वहाँ उतनी वैल्यू नहीं है। फिर पलटवार आया और अगर मैं गलत नहीं हूँ सज्जन सिंह वर्मा या किसी ने कहा था कि भाई नरोत्तम मिश्रा को तो तवज्जो नहीं मिल रही है वहाँ पर। इस तरह से सियासी बयानबाजियाँ हुई थी, लेकिन तब भले ही टाल मटोल कर दिया गया, लेकिन ये बार बार की मुलाकातें तो सवाल उठाएंगी और ये सवाल उठ भी रहे होंगे अंदर ही अंदर। अगर ऐसा होता है शब्बीर, तो ये बहुत बड़ा झटका लगेगा कांग्रेस को अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि बार बार की मुलाकातें, ये जाहिर है कांग्रेस के मन में तो जरूर दुखी हो रही होगी। बिल्कुल श्रद्धा सही कह रही है आप। सज्जन सिंह वर्मा ने ये बयान दिया था और मैंने ही उसे कवर करा था और सज्जन सिंह वर्मा ने ये कहा था कि नरोत्तम मिश्रा को खुद को सम्मान नहीं मिल रहा पार्टी को, हम उनको निमंत्रण देते हैं वो पार्टी के अंदर आ जाए। चाहे भूपेंद्र सिंह हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो या बीजेपी के तमाम नेता हो, वो अरुण यादव को लेकर भी बयान देते हैं, अजय सिंह को लेकर भी बयान देते हैं कि उनका पार्टी में सम्मान नहीं हो रहा है। और इसी के चलते ये कह सकते हैं कि अगर कोई बड़ा फैसला भी ले लिया जाता है तो क्या पार्टी में जो ये सम्मान नहीं हो रहा, बीजेपी सम्मान दे के कहीं वो सम्मान बीजेपी में तो खोजने की कोशिश नहीं हो रही है। खैर, ये अभी सिर्फ कयास ही है और ये वक्त ही तय करेगा कि ये जो बार बार की मुलाकात है महज एक दोस्ती और सामान्य मुलाकात है, लेकिन बंद कमरे में बार बार ये आधे घंटे आखिर बात क्या हो रही है, ये तो वक्त ही बताएगा। शब्बीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये हमारी खबरें जो बेहद ज़रूरी थी और हमको लगा आप तक पहुंचानी चाहिए, इसका एक्सरे करना चाहिए, ये खबरें हमने आप तक पहुंचाई। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।